हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, बेजुबान शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है और क्यों? ठीक है, बेजुबान शब्द का प्रयोग लेखक ने बस्तर के आदिवासियों के लिए किया है। वे अशिक्षित, अपनी बोली भाषा की समझ तथा सीमित रहने वाले अति भोले भाले होते हैं। वे अन्य भाषा को न समझ पाते हैं और ना ही अपनी बोली भाषा से अपने भावों विचारों को आदिवासी लोगों को ना ही समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जुबान रहते हुए भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। मतलब बेजुबान शब्द का जो प्रयोग है लेखक ने बस्तर जिले के आदिवासी लोगों के लिए किया है, क्योंकि आदिवासी लोग क्या है, वो जंगल में ही रहते हैं, वो अपने लोगों तक ही सीमित रहते थे और क्या है, वहीं पे उनका जन्म होता है और वहीं पे ही वो मरते हैं। और उस वहां पे जो अपनी जो भाषा है वो अपने लोगों तक ही सीमित रहते थे और बाकी लोगों से, मतलब शहरी लोगों से जो उनकी ना तो वो अपनी भाषा समझा सकते थे, ना ही शहरी भाषा को वो जानते थे। और इस प्रकार से क्या थे, वो चुप रहते थे, अपनी मन की बात भी वो नहीं बोल पाते थे, क्योंकि अगर उनको ये डर लगा रहता था कि अगर मान लीजिए हम अपनी बात से मतलब कुछ गलती हो जाती है तो शहरी लोग क्या है, हमारी हंसी ना उड़ाए और अगर मान ली कुछ गलती भी हो जाती है तो कहीं हमें किसी परेशानी में ना डाल दें। तो इस प्रकार से वो अपने मन की बात मन में ही रखे रहते थे और बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। इसलिए लेखक ने बेजुबान शब्द का प्रयोग आदिवासी इलाके के बस्तर जिले के आदिवासियों के लिए किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, आदिवासी लोग कौन कौन सी खेती करते हैं तथा खेती के दिनों में स्त्रियां घरों में अकेली क्यों रहती हैं? बस्तर के आदिवासी चावल, सरसों, मक्का एवं तंबाकू आदि की खेती करते हैं। किस किस की खेती करते हैं? मक्का, सरसों, चावल और तंबाकू की खेती करते हैं। किन लोग? आदिवासी लोग। खेती के दिनों में पुरुष खेती में काम करने चले जाते हैं। ठीक है, खेती कौन करता था? पुरुष लोग खेती करते हैं। और इससे यहाँ बच्चों और पालतू जानवरों जैसे सुअर है, मुर्गी है, इनकी देखभाल का दायित्व क्या है? वो घर में खाना बनाना, ये सब क्या है, वो घर के दायित्व का निर्वाह करती है। और इसलिए खेती के दिनों में स्त्रियों को पुरुषों के बिना अकेले घरों में ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो जो खेती बाड़ी है वो सब क्या है, पुरुष लोग करते थे और घर में स्त्रियां लोग पालतू जो जानवर है, गाय है, भैंस है, सुअर है, मुर्गी है, ये सब तो क्या है, पालतू पशुओं को जो लोग पालते थे तो उनको उनकी देखभाल भी तो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए यहाँ क्या करती थी, उनकी देखभाल करती थी, छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। और पुरुष लोग क्या है, घर के बाहर खेती करने जाते थे। और इस समय क्या है, लड़कियां, स्त्रियां लोग अकेले घर में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी ऊंची बागड़ क्यों लगाते हैं? ऊंची बागड़ यानी बाउंड्री जो बोलते हैं ना, वही है। आंसर सुनिए, आदिवासी अपने घरों के चारों ओर ऊंची बागड़ यानी बाड़ जंगली हिंसक पशुओं से सुरक्षा के लिए लगाते हैं। बागड़ से एक हद तक आदिवासी एवं उनके बच्चे, इनके पालतू पशु सुरक्षित रहते हैं। मतलब अपने घर के चारों ओर क्या है, एक बाउंड्री बना ली जाती थी ताकि उनके जो पालतू पशु हैं वो बाहर ना जा सके और बाहर के जो जंगली जानवर हैं वो क्या है, अंदर ना आ सके और वो सब सुरक्षित रह सके। इसलिए क्या है, घर के चारों ओर क्या है, बागड़ लगा दी जाती थी ताकि सब सुरक्षित उसके अंदर सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गाता कल्प किसे कहते हैं? गाता कल्प किसे कहते हैं? देखिए, गाता कल्प आदिवासियों के मृत पूर्वजों के स्मृति चिन्ह या स्मारक हैं। वे पत्थर से बने वे निशान हैं जो मृतकों के समाधि या स्मारक स्थल पर गड़े होते हैं। पत्थर निशान का बड़ा आकार मृतक की समाज में ऊंची हैसियत की स्थिति का द्योतक होता है।
ठीक है, गाता करके क्या होता है, जो पूर्वज मर जाते हैं तो उनकी स्मृति में चिन्ह या स्मारक बनाते हैं, और उस स्मारक पर, उस समाधि पर जितना बड़ा पत्थर होता था उतना ही उसकी समाज में ऊंची हैसियत की स्थिति को बताता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदिवासी अपने देवता को क्या कहते हैं? आदिवासी अपने देवता को माटी देव कहते हैं। वे सभी कार्य अपने माटी देव की पूजा अर्चना पश्चात ही शुरू करते थे। बस्तरिया मुरिया आदिवासी समाज सागौन के पेड़ों को भी माटी देव के रूप में मानता है। इस तरह ये मिट्टी यानी धरती माँ के साथ पेड़ पौधों की पूजा और संरक्षण के हिमायती हैं। इनके प्रति अथाह श्रद्धा प्रेम रखते हैं। ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो माटी देव है ना, आदिवासी अपने देवता को माटी देव कहते हैं। वे सभी काम अपन, जैसे जिस प्रकार से अपन क्या है, कोई भी नया काम करते हैं तो अपन भगवान की पूजा आराधना करते हैं ना, तो वैसे ही आदिवासी भी अपने देवता को क्या बोलते हैं, माटी देव कहते हैं। और कोई भी नया काम करते हैं तो माटी देव की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही करते थे। और ये क्या कहाँ के थे, बस्तर के, बस्तरिया मूरिया आदिवासी समाज के लोग क्या है, सागौन के पेड़ों को भी माटी देव के रूप में मानते थे। ठीक है, जो सागौन का पेड़ होता था उसको भी क्या थे, ये माटी देव यानी अपने देवता मानते थे। और इस तरह वे क्या करते थे, पेड़ पौधे, और भी पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करना, उनका संरक्षण करना, है ना। तो इस प्रकार से क्या थे, वो अपने बहुत प्रेम श्रद्धा रखते, पेड़ पौधों के प्रति भी श्रद्धा भाव रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 6, बस्तर के वनवासी चुप क्यों रहते हैं? आंसर सुनिए, बस्तर निवासी मुरिया सादगी पसंद तथा सरल स्वभाव के हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या संवाद की है। ना तो वे किसी की भाषा समझते हैं और ना ही कोई अन्य उनकी भाषा समझते हैं। उनमें निरक्षरता है, इसी कारण उनकी बातचीत का तौर तरीका नहीं आता है। हर समय उन्हें यही डर लगा रहता है कि उनकी बातचीत से कोई नाराज ना हो जाए, उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वे अपने गांव, खेत, वन के सौंदर्य को छोड़कर नहीं जा सकते। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं और चुप रहने में ही उनकी भलाई है। उनका यह मानना है कि बोलना यानी विपत्ति को आमंत्रण देना है। अतः बस्तर के वनवासी चुप रहते हैं। जो बस्तर, मैंने आप लोगों को बताया था कि बस्तर के जो निवासी है उनका जीवन जीने का जो दायरा रहता था वो जंगल में ही रहता था, और वो सीमित दायरा था, वो जंगल के बाहर जाते ही नहीं थे। और वो जो सबसे बड़ा मेन वो था कि वो अपनी मन की बात, उनकी भाषा जो थी वो बाहरी लोगों को समझा नहीं पाते थे, और ना ही बाहरी लोगों की भाषा को वो जानते थे। उनके मन की बात, मतलब बनवा, जो बस्तर के जो आदिवासी हैं उन लोग अपने मन की बात किसी को बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो ना उनकी भाषा समझते थे, ना ही अपनी भाषा उनको समझा सकते थे। तो इस प्रकार से वो हर समय चुप रहते थे और वो अपनी बात बोल ही नहीं पाते थे। और उनका ये मानना था कि हम जंगल में ही रहेंगे और वहीं पर ही हम आपस में एक दूसरे के साथ में जो भी है समस्याएं हम अपना उनको ही निपटा लेंगे। और अगर बाहर में अगर हम किसी से कुछ बोलते हैं, यानी हम एक तो हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं, आदिवासी यही सोचते हैं कि हम तो भाषा समझते नहीं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो कहीं हंसी ना उड़ाए, कहीं वो किसी और परेशानी में ना फंस जाए, इसलिए वो क्या है, अपनी बात को वो नहीं बताते थे, वो चुप रहते थे। और वो स्वाभाविक साधारण सा जीवन जंगल में ही उनका व्यतीत होता था, और चुप रहने में ही वो अपना भलाई समझते थे। और यही उनका कहना था, अगर हमने बोला यानी मुंह खोला तो जरूर कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, इसलिए वो चुप रहना पसंद करते थे। कौन? बस्तर के वनवासी। ठीक है, समझ में आया बेटा? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
मनकू के ढोल की आवाज का जादू कैसा है? ठीक है, मनकू यानी देखो, मनकू के ढोल की आवाज का जादू कैसा है? ठीक है, शादी ब्याह के अवसर पर मनकू का ढोल बजता है। पूर्णिमा की चांदनी रात में जब मनकू का ढोल बजता है तो उसकी आवाज सुनकर आदिवासी लड़के लड़कियां मदहोश होकर नाचने लगते हैं। मनकू के ढोल की आवाज में जादू है। उसकी आवाज को सुनकर लोग बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग भी शादी ब्याह में ढोल बजता है, बैंड बाजा बजता है कि नहीं, और उसकी आवाज सुनकर हर कोई क्या है, एकदम नाचने नाचने के लिए इच्छा होती है उनकी, है ना। तो उसी प्रकार से वनवासी जो है बस्तर के आदिवासी लोग, जब मनकू का ढोल बजता है यानी शादी ब्याह का ढोल बजता है, तो वो सब क्या बहुत खुश हो जाते हैं। और ये कब है? पूर्णिमा की चांदनी रात में मनकू का ढोल बजता है। कब बजता है? पूर्णिमा की चांदनी रात में मनकू का जब ढोल बजता है तो उसकी आवाज सुनकर आदिवासी जो लोग हैं, लड़के लड़कियां क्या है, एकदम उसमें मग्न होकर खूब नाचने लगती हैं। ठीक है, और मनकू, और इसमें ढोल की आवाज में एक जादू होता है बहुत, तभी सभी लोग क्या है आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर वो नृत्य करने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजा के दीवान को वनवासियों ने कैसे हटवाया? आंसर सुनिए। राजा के दीवान ने वनवासियों से बेगारी करवाना प्रारंभ किया। दीवान सरकार से मिल गए थे तथा राजा को हटवाना चाहते थे। उन उनको पता चलने पर उन्होंने राजा से दीवान को हटाने के लिए कहा, किंतु राजा ने उनकी अनुनय को अस्वीकार कर दिया। राजा को रियासत से निकलवाने से बचाने के लिए बीड़ा ने मिर्च और आम की डंगाल घुमा दी, जिससे सभी मुरिया एकत्रित हो गए। जासूस से समाचार पाकर अंग्रेज सेना आ गई। राजा ने बातचीत करके दीवान को पकड़ कर ले गई। इस प्रकार से राजा के दीवान को वनवासियों ने अपनी बुद्धिमानी से हटाया। देखो कहाँ पर, आदिवासियों के उद्धार में, जब राजा के दीवान ने क्या किया था, वो वनवासियों से क्या है बेगारी करवाता था, यानी उनसे काम करवाता था। हाँ ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता था। और दीवान क्या है सरकार से मिल गया था, और राजा को क्या थे आदिवासी लोग हटाना चाहते थे। तो जैसे उनको पता चलता है तो इन लोग ने क्या करते हैं, आदिवासी लोग क्या करते हैं, मिर्च और आम की डंगाल क्या है घुमा दी जाती है, यानी वो ढोल बजा बजा के क्या करते एक दूसरे को संकेत दे देते थे। और इस प्रकार से मुरिया जाति के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे जासूस लोग से समाचार मिलता है अंग्रेज सेना वहां आ जाती है और राजा से बातचीत करके दीवान को पकड़ कर ले जाती है। और इस प्रकार से राजा के दीवान को वनवासियों ने अपनी बुद्धिमानी से क्या हुआ, हटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आदिवासी दीवान से क्यों नाराज थे? आदिवासी दीवान से क्यों नाराज थे, उसको क्यों हटाए थे भाई? हाँ, आदिवासी दीवान से इसलिए नाराज थे क्योंकि दीवान शासन से मिल गया था, वह राजा को निकलवाना चाहता था। ठीक है, राजा आदिवासियों के लिए देवता की तरह थे। दीवान जंगल को कटवाना चाहता था, जबकि जंगल में आदिवासियों की माटी देव थे। अतः आदिवासी दीवान से क्या थे, नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि एक तो वो आदिवासियों से बेगारी करवाता था, मैंने बहुत काम करवाता था, और वो क्या करता था राजा को, क्योंकि वो जंगल का जो इलाका रहता है आदिवासी लोग वहीं पर तो रहते हैं, और ये दीवान क्या था, वो पेड़ों को ही कटवा देना चाहता था। तो बेचारे आदिवासी रहेंगे कहाँ, है ना। तो राजा आदिवासियों के लिए क्या है, एक देवता की तरह होता है, देवता की तरह उसको पूछते हैं, उसकी बात मानते हैं। लेकिन दीवान क्या था, पेड़ों को ही कटवा दे रहा था, और साथ ही साथ में वो क्या कर रहा था, ये राजा को ही हटा देना चाहता था। तो और लेकिन जो आदिवासियों को जो राजा होते हैं वो तो लोग क्या करते, बहुत मानते थे, भगवान की तरह पूछते थे। तो दीवान को ही हटा देने के लिए इन लोग ने, आदिवासियों ने योजना बनाई थी, है ना।
तो इस प्रकार से क्या थे, आदिवासी दीवान से बहुत नाराज थे। क्यों? क्योंकि दीवान क्या था, क्या करता था, पेड़ों को कटवा दे रहा था, राजा को हटा दे रहा था। तो इसलिए आदिवासी लोग क्या थे, दीवान से नाराज थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेज साहब ने मुरिया जाति के लोगों के क्रोध को किस प्रकार शांत किया? ठीक है, अंग्रेज साहब ने मुरिया जाति के लोगों के क्रोध को किस प्रकार शांत किया? ध्यान से सुनिए। मुरिया जाति के लोगों को अपने राजा से स्नेह था। वो राजा को मैं बताई थी ना, राजा को वो बहुत मानते थे, देवता की तरह पूजते थे। ठीक है, और आत्मीय थे वो। उनकी बात, राजा भी क्या था, उनकी देखभाल करता था, उनकी मतलब जो उनकी मतलब उनकी जो सुरक्षा है उनके लिए हर प्रकार से प्रयत्न करता था। वे अपने राजा को किसी भी प्रकार से कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। दीवान राजा को बदनाम करना चाहता था। उसके कारनामों की खबर राजा को दी गई, किंतु राजा नहीं माने। बीड़ा ने मुरिया जाति को एकत्र करके बस्तर के बाहर भेजे जा रहे राजा को पालकी को ही रोक दिया। अंग्रेजों के जो जासूस थे उनके द्वारा समाचार देने पर उनकी सेना आई और आदिवासियों को समझाकर उनके क्रोध को शांत किया। वे राजा के साथ कोई अनहोनी नहीं होने देना चाहते थे। 8-10 दिन रहने के पश्चात वे दीवान को अपने साथ ले गए। ठीक है, अंग्रेज जो साहब थे उन्होंने क्या किए थे, मुरिया जाति के जो लोग थे, उनके जो राजा थे, उनको क्या करते थे, ये इन लोग ने क्या किया था, दीवान जो थे ना, तो उसने क्या किया था, राजा को ही हटाने के लिए उसने प्रयत्न कर रहा था। तो जैसे ही उन लोगों को पता चल जाता है तो इन लोग क्या करते हैं, पालकी जो निकलती है उन राजा की, तो वहीं पे ही क्या है, अंग्रेजों ने उनको रोक लेते हैं। और क्योंकि उनको जासूस से पता चल गया था कि ये दीवान क्या कर रहा है, राजा को ही हटाना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया, आदिवासियों को समझा बुझाकर उनके क्रोध को शांत किया। क्योंकि आदिवासी राजा को अपने देवता की तरह मानते थे, कहीं राजा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए 8-10 दिन रहने के बाद दीवान को अपने साथ अंग्रेज ले गए। और इस प्रकार से मुरिया जाति के लोगों का क्रोध अंग्रेजों ने शांत किया। ठीक है, चलिए अब अपना हो गया है बेटा, अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है? हेलो? नो मैम। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। व्हाट्सएप में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ठीक है, ओके बेटा, क्लासेस हुआ।